आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना नया नेम रिएक्शन जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये हमारा जो रिएक्शन है वो कार्ब अनाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बेस्ड रिएक्शन है। देखो, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर आखिरकार डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों ने ये रिएक्शन 11th क्लास के स्टार्टिंग चैप्टर में भी पढ़ी होगी, वहां पर आपको अच्छे से समझाया गया होगा। यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक तो है डी और एक है कार्बोक्सिलेशन। देखो, डी मतलब होता है रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन का मतलब हम लोग समझते हैं एक तरीके से CO2। तो हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ CO2 नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मतलब जो हमारे पास रिएक्शन होने वाली है उसमें वहां पर CO2 का रिमूवल होगा। अब देखो ध्यान से एक बात समझना, जो भी CO2 का रिमूवल होता है उसको हम तीन तरीके से तीन जगह पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक जगह होती है बाय सिंपली हीटिंग ऑफ डी कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय सिंपली हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसमें जो हम पढ़ेंगे इसको हो ही बोला जाता है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, यही हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन और भी दो जगह होती हैं जहां पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2 होता है, जो कि आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरी जगह होती है कोलवेस इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसको मैं आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट के दौरान पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो तीसरी होती है वो होती है हमारे पास बोरोडीन हुस्टिकर रिएक्शन। ये जो दोनों ही रिएक्शन है, ये दोनों ही रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल से होकर गुजरती हैं। तो इसको हम लोग जो स्टडी करेंगे वो कहाँ पर स्टडी करेंगे, इसको हम लोग स्टडी करेंगे फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में। जब मैं फ्री रेडिकल आपको भी पढ़ाऊंगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, तब हम वहां पर इन दोनों की बात करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। शुरू करते हैं। देखो, अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सबस्ट्रेट क्या होता है। तो आप क्या कर रहे हो, डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हो, किससे करोगे, एसिड से करोगे। तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। यहां पर जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास NaOH प्लस CaO और सिंपली यहां पर हीटिंग का आपका सिंबल दिखाएगा, ठीक है। और यहां पर आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा RH प्लस CO2। तो अगर मैं बताऊं यहां पर सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो मिक्सचर होता है इस मिक्सचर को हम लोग नाम देते हैं सोडा लाइम। ये आपका यहां पर रिएजेंट होता है और यहां पर जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, एल्केन का और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। ये आपकी रिएक्शन होती है। लेकिन इस रिएक्शन से बहुत हद तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। देखो, अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में सबसे पहले आपके पास यहां पर क्या है, RC डबल बॉन्ड OH है। तो सामने आपके पास क्या मौजूद है, NaOH मौजूद है। आप अच्छे से जानते हो NaOH क्या होता है, बेस, और बेस दुनिया में क्या करने आया है, H प्लस खाने आया है। तो सबसे पहले ये OH माइनस क्या करता है, इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट करता है और यहां पर आपके पास एसिड बेस रिएक्शन होती है और यहां पर RCO माइनस Na प्लस H2। इस एसिड बेस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या आपके पास, ये जो एसिड है वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जो एसिड है वो कैसा एसिड है, वीक एसिड है। और आपको पता है हमेशा रिएक्शन कहां से कहां जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाती है। ये पहला स्टेप समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, इस वाले स्टेप में क्या होता है, RCO माइनस, Na प्लस लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यही स्टेप आपका RDS स्टेप होता है। ये ऐसे जाएगा, ये वाली बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगी और आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, R माइनस प्लस CO2। ये जो स्टेप होता है ये आपके पास स्लोएस्ट स्टेप होता है और जो स्लोएस्ट स्टेप होते हैं रिएक्शन में वही क्या होता है हमारे पास, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कार्ब अनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है वह एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो सारी की सारी कहानी किस पर डिपेंड करेगी, इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करने वाली है। अगर मैं लास्ट बात करता हूं तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ है, R माइनस हुआ है। तो सामने आपके पास वाटर हुआ था फॉर्म,
इस H प्लस को ले जाएगा और आपके पास यहाँ पर RH का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसी तरीके से आपके पास ये आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों ने आखिरकार CaO क्यों लिया। देखो ध्यान समझो, आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, R- फॉर्म हुआ, तो R- फर्दर क्या कर सकता है, CO2 के साथ रिएक्ट कर सकता है, C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, और जब ये फर्दर रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट कर जाने से क्या बना सकता है, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O-, रिवर्सल रिएक्शन है ये वाली, ठीक है। तो आपके पास दोबारा वही बन जाएगा, लेकिन हम दोबारा चाहते ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, R- के साथ CO2 रिएक्ट ना करे तो हम लोग CaO ले लेते हैं। तो Ca और CO2 मिलके क्या बना देते हैं, CaCO3। बात समझ में आ रही है, पूरा फंडा क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने ये सीखा कहां पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़नी है, फिर दूसरा होती क्या है, और तीसरा इसका मैकेनिज्म क्या है। CaO क्यों यूज करते हैं, ताकि इस CO2 के साथ रिएक्ट करके CH3 फॉर्म कर सके। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग सीख चुका है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं, और यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें सीखना है। देखो हमारे पास सबसे पहले ये एक एसिड है, और इस एसिड के साथ अगर मैं रिएजेंट रखता हूं NaOH प्लस CaO, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हीटिंग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो आप इसको समझने के लिए यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो, यहाँ से हम क्या कर देंगे, CO2 रिमूवल कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपके पास जो वाटर आएगा, वो वाटर कहाँ से आता था, एसिड बेस रिएक्शन होती थी। तो सिंपल आपको ध्यान ये रखना है कि जो वाटर होता है उस वाटर से आपके पास क्या आ जाएगा, H+ आएगा, और ये वाटर कहाँ से था, इस NaOH के साथ जब एसिड बेस रिएक्शन करवाते थे, ठीक है, और आपके पास फाइनली यह वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इससे जब आप ये बना रहे हो, और इसको थोड़ा अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो ये CH3 और यहाँ पर H, तो ये जो H आया है, ये H आपके पास NaOH वाला H है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जनरली जब आपके पास ड्यूटेरियम वगैरह आएगा तो वहां पर आपसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा स्पीड में बढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे कुछ सिखाना था वो मैंने सिखा दिया, अब थोड़ी स्पीड में बढ़ेंगे। देखो क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3COH, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NaOD प्लस CaO और हीटिंग। बस इस चीज पर ध्यान देना है। ये जो D है तो इस बार आपके पास जो आ जाएगा वो क्या जाएगा, CH3D। प्रोडक्ट तो आपको पता है CO2 बाहर निकाल के एल्केन का होगा, लेकिन आखिरकार H आएगा या D आएगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर क्या है, आपके पास CH2, यहाँ पर COH, और यहाँ पर है NaOH प्लस CaO और सिंपली हीटिंग। ये वाले क्वेश्चन करवाना है आपको। यहाँ से पूरा CO2 बाहर निकलना है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके। सबसे पहले कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होगा और फिर यहाँ पर H आ जाएगा। बहुत ही आसान है, इनके आंसर्स करना बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मान लो अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक और क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर COH है, और सामने है NaOH प्लस CaO और सिंपली हीटिंग कर रहे हैं। तो बताओ इस वाले केस में क्या होगा। सबसे पहले आप CO2 बाहर निकाल के क्या कर दोगे, कार्बोनाइन का फॉर्म कर दोगे, और फिर जो आपके पास यहाँ पर कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होगा। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका जो RDS स्टेप था, जब मैंने मैकेनिज्म बात की थी तो इसी की बात की थी। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, यह जो फाइनली वाटर होगा उससे H+ ले जाएगा, और आपके पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा। ये आ गया क्वेश्चन। अब मान लो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस तरीके से आपके पास क्या है, COH है, और सामने क्या है आपके पास NaOH प्लस CaO और हीटिंग है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, CO2 गायब कर दो, कार्बोनाइन बनाओ, और उस कार्बोनाइन की जगह आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर H लगा दोगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, कहाँ पर रिमूवल ऑफ CO2 देखने को मिलता है। फिर हमने बात की मैकेनिज्म की, और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, और उस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात की निकल के आ रही है कि जो CH3 के साथ आपके पास H बनेगा एल्केन लगते समय, वो जो H होता है वो इस NaOH वाले पार्ट से आता है,
ठीक है, अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जहां पर मैं डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रेट को कंपेयर करता हूं कि किसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और जनरली कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके सामने डिफरेंट सेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट दे देंगे और आपको बोलेंगे किसका रेट सबसे ज्यादा होगा। देखो ध्यान समझना, ये आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट हैं। एसिड भी दे सकता है, एसिड का सॉल्ट भी दे सकता है। तो आपको बस सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो नोट में समझनी है कि आपके पास जो रेट होता है वो रेट किस पे डिपेंड करता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन पर डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब सिंपल सा पॉइंट क्या है, इन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से आप क्या बनाओ, कार्ब अनायन बनाओ एक एक करके, और फिर ये चेक करो किस कार्बन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और जिस कार्बन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा उसका रेट भी सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो अगर इस वाले में हम लोग कार्बन अनायन बनाएंगे तो हमारे पास ये वाला पूरा पार्ट बाहर निकलेगा, तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 माइनस। इस वाले में यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। इस वाले में क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर C माइनस, और लास्ट वाले में यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 माइनस। कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बिल्कुल एकदम अच्छे से। अब देखो इन सभी कार्बोनेट में आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से समझो, ये डबल बॉन्ड के साथ है, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड के साथ है। तो हमें पता है यहाँ पर परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा तो हमें ये भी पता है कि परसेंट एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिस भी किसी सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वहां पर नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बात बिल्कुल समझ में आ रही एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से आप समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से। इस वाले केस में हमारे पास यहाँ का रेट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ CO2 भी सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद आपके पास डबल बॉन्ड के केस में होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, इसके बाद परसेंटेज फैक्टर यहाँ पर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा सेकेंड नंबर। अब देखो ध्यान समझना, इन दोनों के केस में परसेंट एस फैक्टर तो बराबर होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, CH3 लगा है, और CH3 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेचर दिखाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम कर देगा, क्योंकि हमेशा कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा कब होती है, जब उससे कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। लेकिन जैसे ही वहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो सिंपली ये आ जाएगा आपके पास नंबर 4 और ये आ जाएगा आपके पास नंबर 3। तो ये आपके पास एक ओवरऑल ऑर्डर होगा। सबसे ज्यादा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, एंड लास्ट यहाँ पर। देखो इस सवाल को ऐसे ही करेंगे। एक्चुअली अगर आपसे जब भी कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन के सवाल आए तो आपको वहां पर सिंपली कार्बोनाइन बनाना है और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। और मैंने जीओसी में बहुत अच्छे से सिखाया है कि कार्बन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ये सवाल समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। एकदम एज इट इज वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करना है, कार्बोनाइन बनाना है। तो आपने यहाँ पर कार्बन बनाया, कैसे बन जाएगा, Cl2, यहाँ पर CH माइनस, ये वाला पूरा पार्ट बाहर भाग जाएगा। इस वाले में क्या जाएगा आपके पास CCl3 माइनस, इस वाले में यहाँ पर क्या जाएगा ClCH2 माइनस, और इस वाले में यहाँ पर क्या जाएगा CH2F माइनस, है ना। इस तरीके से कार्बन फॉर्म होंगे। अब ध्यान से समझना, जो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अगर मैं आपको समझाऊं तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से समझाया था, C माइनस Cl Cl Cl। इस Cl के पास आपके पास यहाँ पर क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, और ये नेगेटिव चार्ज वैकेंट d ऑर्बिटल जाके क्या दिखाएगा, d ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो इसीलिए ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या होगा, d ऑर्बिटल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था, जब मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज उसके एडिसेंट में अगर कोई वैकेंट d ऑर्बिटल लेके रखा है तो वहां पर d ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस Cl के d ऑर्बिटल रेजोनेंस के साथ सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि 3 Cl है। तो हम बोलेंगे ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसको रेट नंबर 1, ये सबसे फास्टर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दिखाएगा। उसके बाद अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 Cl2 है, तो हम बोलेंगे ये नंबर 2 पे दिखाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात हमारे पास यहाँ पर आती है,
कि सर एक Cl है और एक F है। देखो ध्यान से मनाई की तस्वीर कैसी होगी, आपके पास यहाँ पर क्या है CH2 माइनस F है और आपके पास यहाँ पर क्या है CH2 माइनस Cl है। आपको अच्छे से पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये ज्यादा अच्छे से क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल सही बात है। वहीं पर Cl की कम होती है, लेकिन Cl के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज के वैकेंट डी ऑर्बिटल में जाएगा और स्टेबलाइज होगा। तो इस वाले केस में भी हम यही बोलेंगे, यहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वाला फैक्टर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव चार्ज या कार्बन की स्टेबिलिटी के लिए आपको हमेशा याद रखनी है। तो हम बोलेंगे इसका रेट नंबर 3 होगा और सबसे लास्ट में होगा इसका रेट। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई देखकर आप लोग वहां पर इसको टिक करके मत आना। अगर आप डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो आपके लिए आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इसका होगा, जो कि गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। हाँ, ये फैक्टर जब Br और आयोडीन आ जाता है तो उस केस में नहीं लगाते, सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन के ही ऐसे सवाल ज्यादातर आपको कॉम्पिटिशन में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही और कुछ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन के क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन कुछ क्वेश्चंस की। बहुत ही आराम से हमें एक एक क्वेश्चन को समझ के अपने कॉन्सेप्ट लगाने हैं और सही आंसर बताने। देखो, कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो सबसे पहले आप एक ही काम करो, उस पूरे COH ग्रुप को हटाकर क्या करो, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन करो। तो जब आप इस पूरे COH ग्रुप को हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। तो मैं इसी ही क्वेश्चन में समझाता हूँ। जब आप यहाँ पर COH ग्रुप हटाओगे तो यहाँ पर कार्बन बनेगा, और जब आप यहाँ पर COH ग्रुप हटाओगे तो यहाँ से आपके पास कार्बन बनेगा। मैं मैकेनिज्म की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे एक बार बात कर चुकी है मैकेनिज्म कैसे होती है, कार्बन कैसे फॉर्म होता है। अब हम वही करेंगे जो हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो देखो यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जबकि ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो हम बोलेंगे ये नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज की वजह से यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस कार्बोक्सिलिक एसिड से। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही सब केस में करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, COOH ग्रुप हटाना है, यहाँ पर कार्बोनेट बनाना है। सबसे पहले आप COH ग्रुप हटाओ, कार्बोनेट बनाओ, COOH ग्रुप हटाओ, कार्बोनेट बनाओ। अब आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। आपको पता है नेगेटिव चार्ज से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। देखो ये जो NO2 होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो CH3 होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो हम बोलेंगे इसका रेट सबसे ज्यादा होगा, नंबर 1 पे ये होगा, नंबर 2 पे आपके पास ये होगा, और नंबर 3 पे आपके पास ये होगा। सिंपली आपको रेट बताते समय सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन को ही ध्यान में रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। इस सवाल की बात करते हैं। सबसे पहले आपने कार्बोनाइन बनाया, लो बना दिया कार्बोनाइन, यहां पर भी आपने फिर कार्बन बनाया, और इस वाले केस में भी आपने कार्बन बनाया है। इन तीनों ही केसेस में आपने क्या किया, कार्बन बनाया है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपको चेक करना है स्टेबिलिटी। तो आपको पता है ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दो जगह क्या कर रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक जगह रेजोनेंस में आ रहा है और यहाँ पर कोई रेजोनेंस है ही नहीं। तो हम बोलेंगे इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो नंबर 1 पे ये हो जाएगा, फिर नंबर 2 पे आपके पास ये हो जाएगा, और फिर लास्ट में नंबर 3 पे आपके पास ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम इस सवाल की बात करते हैं, इस सवाल में बेसिक फंडा क्या है, वही फिर से COOH ग्रुप हटाओ, यहां पर आप कार्बोनाइन का फॉर्मेशन कर दो, COOH ग्रुप हटाओ, यहां पर आप कार्बोनाइन का फॉर्मेशन कर दो। बात समझ में आ रही है? जब आपने COOH ग्रुप हटाया, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन किया, तो अब आपको इस वाले केस में क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 डिग्री कार्बोनाइन है, यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 डिग्री कार्बोनाइन है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका रेट भी आपके पास ज्यादा होगा। हमें पता है ना, जितने कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं उतनी ही ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। मैं हर क्वेश्चन में कार्बोनाइन बनाकर सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन सिखा रहा हूं, और अगर आपको अभी भी इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका GOC बहुत वीक है, आपको कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखना नहीं आ रहा। देखो इस सवाल की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, आप COH हटाओ, नेगेटिव, यहाँ पर भी COH हटाओ, नेगेटिव, यहाँ पर भी आप COH हटाओ, नेगेटिव। तो सबसे पहले आपने सब जगह क्या कर दिया, कार्बन का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो ये जो नेगेटिव है यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है,
लेकिन कॉन्जुगेशन के साथ भी ये कैसा कॉन्जुगेशन है, ये है ना, लीनियर कॉन्जुगेशन है, थोड़ा सा बड़ा वाला कॉन्जुगेशन है। हम लोगों ने पढ़ा था यदि कहीं पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है और ये सिर्फ क्या है, कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। देखो जब आपके पास दो जगह रेजोनेंस हो तो अब वहां पर आप इफेक्टिवनेस ऑफ रेजोनेंस देखो, यहाँ पर लीनियर कॉन्जुगेशन है, ज्यादा एटम्स में चार्ज डिस्पर्स होगा, यहाँ पर ज्यादा एटम्स में चार्ज डिस्पर्स नहीं हो रहा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आपके पास ज्यादा आएगी। तो हम बोलेंगे इसका रेट आपके पास सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद नंबर 2 पे आपके पास इसका होगा और नंबर 3 पे आपके पास इसका होगा। इसका नंबर 3 होने का कारण क्या है, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, कोई भी रेजोनेंस वाला फंडा नहीं है, रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा रहे। 6 नंबर सवाल की बात करते हैं, वही सिंपल सा सवाल। सबसे पहले आपने COOH ग्रुप हटाया, कार्बन बनाया, यहां से भी आपने COOH ग्रुप हटाया, कार्बन बनाया। अब आप देखो कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है, जरा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये ग्रुप अपना क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, और ये वाला ग्रुप भी अपना क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। हमें पता है इस वाले का माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन हमारे पास ज्यादा होगा। 7 नंबर के सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में क्या है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल है ये वाला। नेगेटिव आया, यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव आया। अब आपको यहाँ पर चेक करना है एरोमेटिक सिस्टम। देखो ये जो सिस्टम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 2 4 2 6, और 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है आपके पास, एरोमेटिक होता है। तो ये सिस्टम आपके पास क्या है, एरोमेटिक, और ये सिस्टम आपके पास क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो हम बोलेंगे एरोमेटिक वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक, तो हम बोल देंगे यहाँ पर इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक। इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में हमारे पास क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल, आखिरी सवाल हमारा। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस, और यहाँ पर इस वाले केस में आपके पास क्या आ गया, माइनस। दोनों ही केस में आपके पास माइनस आ गए। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो इसकी आपके पास क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या है, रेजोनेंस का स्टेबलाइज होना, तो यहाँ पर इसका रेट आपके पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इससे। तो जितने भी सवाल मैंने आपको अभी करवाए, हर सवाल में COH को हटाना है, नेगेटिव चार्ज लाना है और उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब हम अपने एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर मैं आपको एक बीटा कीटो एसिड्स है उस वाले केस की बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं और किस तरीके से हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन को करवा सकते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं एक सबसे पहले हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड्स, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, और जब आप मिक्स्ड क्वेश्चंस करोगे तो वहां पर ये वाला बहुत ही फ्रीक्वेंटली कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बीटा कीटो एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH। अगर हम इसके सामने क्या लेके आ जाएंगे, वही अपना रिएजेंट सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, और यहाँ पर हीटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो ये वाली पोजीशन है वो क्या है, 0 है, ये क्या है, अल्फा है, और ये क्या है, बीटा है। बीटा पे क्या लगा है, कीटो ग्रुप लगा है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड्स। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CO2, रिमूवल ऑफ CO2 हो जाता है। अब आखिरकार ये हुआ कैसे है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाओ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, यहाँ पर O, और यहाँ पर H, और ये C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर आपको सारा कॉन्सेप्ट समझना है ध्यान से। देखो ये वाला बॉन्ड जब आपके पास यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है आपके पास, और ये वाला बॉन्ड आपके पास इस तरीके से शिफ्ट होगा। ये जो आप शीट में दिखा रहे हो हीटिंग करते समय, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3 C, यहाँ पर OH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। अब आपके पास ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है, इनॉल फॉर्म आ चुकी है, और हमें पता है इनॉल फॉर्म अपने आप को वापस किस में कन्वर्ट करना चाहिए, कीटो फॉर्म में करना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करवा देंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करवा देंगे, मतलब H+ शिफ्ट करवा देंगे। जब आप H+ की शिफ्टिंग करवाओगे तो यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास मैकेनिज्म होती है बीटा कीटो एसिड्स के, जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। यहाँ पर जो आपने कार्यक्रम करवाया है, इस कार्यक्रम का नाम होता है टॉटोमेरिज्म, है ना, H+ शिफ्टिंग होती है, ठीक है, 1,3। अब अगर हम एक और बात करते हैं, एक और केस होता है हमारे पास हीटिंग ऑफ मेलोनिक एसिड्स। ऐसा ही कुछ होता है, या तो आप मेलोनिक एसिड ले सकते हो या फिर आप मेलोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स ले सकते हो, बात एक ही होगी। देखो मेलोनिक एसिड्स क्या होते हैं आपके पास, COOH,
यहाँ पर CH2, यहाँ पर COOH। जब इनके सामने हम रिएजेंट लेते हैं या सिंपली इनको हीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है CH3COOH। ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, इस पॉइंट को समझना है हमें। देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं, वही एज इट इज मैकेनिज्म है जो मैंने आपको अभी इस वाले केस में सिखाया है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, कुछ इस तरीके से बना लो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर COH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। देखना ये वाली बॉन्ड जब आप इस तरह से शिफ्ट करोगे तो ये वाली बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी और ये कुछ इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपके पास नज़र आएगा COH, यहाँ पर OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हैं, पॉसिबल नहीं होते, तो यहाँ से OH और H आप हटा दो इस तरीके से। यही तो आपने किया। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2 आएगा और यहाँ से आपने क्या कर दिया, तो जब आपने ये ऐसा कर दिया तो अब इस वाले केस में आपके पास क्या बन के आ जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। अब इस वाले केस में आपके पास फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, ये वाला H यहाँ उठ के चला जाएगा। आपके पास फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, बस सिंपली। तो इस केस को आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई बीटा कीटो एसिड्स हो, बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप हो, तो वहां से आपको CO2 रिमूव करना होता है। इस कंडीशन को ध्यान रखना बहुत, ये वाला केस आपके पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई बताने नहीं आएगा कि वहां से CO2 निकालना है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा। अब हम एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं पिकोलिनिक एसिड और फ्यूरोइक एसिड के बारे में। तो आइए हम बात कर लेते हैं बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट की, मैं आपको जो बताने वाला हूं। देखो अभी हमने बीटा कीटो एसिड्स के बारे में बात की है। मान लो एक क्वेश्चन आपके पास मैं कुछ इस तरीके से दे दूं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपके पास आ जाए C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपके सामने ले लेता हूँ H3O प्लस और फिर आपके साथ इसी में हीटिंग ले लेता हूँ। देखो बेसिकली यहाँ पर है क्या, इस पॉइंट को समझना है। आपके पास यहाँ पर जो ये सिंबल होता है एक तरीके से एसिडिक हाइड्रोलिसिस का सिंबल होता है, और आपको पता है जो एस्टर होते हैं उनका जो हाइड्रोलिसिस होता है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको इस बात को बस याद रखना था। जब आप इसको याद रखोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ जाएगा। तो आपने इससे इसका कन्वर्ट कर दिया। अब आपको पता है ये क्या है, ये आपके पास बीटा कीटो एसिड है, और बीटा कीटो एसिड्स को सिंपली अगर आप हीटिंग ही कर दोगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा और आपके पास फाइनली इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को और हल्का सा एडवांस कर दिया है कि आपके पास यहाँ पर एसिड नहीं दिखाया, पहले आपको यहाँ पर हाइड्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट लगाना था, तब आपको बीटा कीटो एसिड बनाना था, तब जाके आपने यहाँ पर इस तरीके से कर पाया, ठीक है। अब मान लो मैं इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ प्यारा सा। ये जो सिखाना था ये बहाना था, असली में क्वेश्चन क्या आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने इस तरीके से OH ले लिया और यहाँ पर ये बेंजीन है और यहाँ पर NO2 और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड OET, और इसके सामने मैं रिएजेंट ले लेता हूँ H3O प्लस ऑब्लिक हीटिंग। आपको इस क्वेश्चन को करना है, और जो हमने H2O के वाटर मॉलिक्यूल है वो एक्सेस में मान के चलोगे। तो देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगे हैं। एक तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास NO2 है, यहाँ पर NO2 है
और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड OH। इतनी बात समझ में आ रही है। बाकी ये जो बेंजीन नहीं होगा एज इट इज बना रहेगा। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, H प्लस भी है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो एक्चुअली ये जो OH होगा इस H प्लस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर O प्लस H2 बनेगा और एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर बनेगा। तो यहाँ पर साइड में एक बैकग्राउंड में ये वाला कार्यक्रम भी चल रहा होगा। कुछ समझ में आया? ये वाला केस तो आपको समझ में आ रहा है इस वाले केस से, लेकिन ये वाली जो कहानी है इसको भी समझिए आप ध्यान से। H3O प्लस को मैं H2O/H प्लस लिख सकता हूँ। अरे एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करवाना इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब एसिड होगा तो कुछ ऐसा कार्यक्रम होगा, कार्बन बनेगा। अब आपको पता है इस वाले केस में यहाँ पर क्या होगा, H होगा, और वाटर के वजह से वाटर एज अ बेस काम करेगा, तो यहाँ से ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई। और इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर जो CO2 बाहर निकलेगा तो यहाँ से यहाँ पर नेगेटिव आएगा। और आपको हमेशा याद रखना है जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो हमेशा तब होता है जब आपके पास क्या हो, बनने वाला कार्बोनाइन स्टेबलाइज्ड हो। उस वाली कंडीशन में पक्की बात है वहां पर क्या होगा, आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन होगा ही होगा। तो अब मैं अगर फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूं तो देखो इस वाले केस में आपके पास यहाँ तो एज इट इज डबल बॉन्ड आ जाएगी इस वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप, और यहाँ पर आपके पास पहले क्या था NO2, यहाँ पर भी NO2 है। अब जैसे ही नेगेटिव आया उस नेगेटिव पर आपके पास क्या जाएगा, H आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगर आपको यहाँ पर OH के साथ रिएक्शन नहीं करवानी तो वहाँ पर आपको न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपली एसिडिक था तो आप वहाँ पर न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन करवाओगे जब आप एसिडिक सोर्स नहीं लोगे, ठीक है। अब हम एक बात और करते हैं, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक इस तरीके से होता है पिरिडीन, और यहाँ पर इसकी पोजीशन लगा होता है COH। इसको हम लोग बोलते हैं पिकोलिनिक एसिड। तो जो पिकोलिनिक एसिड होते हैं इनसे भी CO2 बाहर निकल जाता है। किस तरीके से, यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ये H प्लस को खींच लेता है अपनी तरफ, तो आपके पास यहाँ पर ही कुछ ऐसा बना देता है इस तरीके से, यहाँ पर प्लस और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ माइनस। अब ध्यान से इस पॉइंट को समझना है, ये नेगेटिव यहाँ आता है, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरीके से पिरिडीन होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर H प्लस था ही, ये नेगेटिव इस प्लस को ले जाके क्या बनाएगा, फाइनली इस तरीके से दोबारा से पिरिडीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा और यहाँ से बाहर क्या निकल गया, CO2 बाहर निकल गया। ये होता है पिकोलिनिक एसिड के केस में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब जैसे हमने पिकोलिनिक एसिड के केस में सीखा है वैसे ही हम लोग निकोटिनिक एसिड के केस में भी सीख सकते हैं। आपको पता है निकोटिनिक एसिड क्या होता है ना। तो ये वाली बात होगी। अब मान लो एक एग्जांपल की मैं और बात करता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरोइक एसिड। एज इट इज जैसा आपने इस वाले केस में किया है वैसा ही यहाँ पर आपके पास क्या देता है, फ्यूरोन प्लस CO2 बाहर निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं 2-फ्यूरोइक एसिड। 2-फ्यूरोइक एसिड। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ओवरऑल हमारे जो पूरे डीकार्बोक्सिलेशन के टॉपिक में था वो क्या क्या था, सबसे पहले मैंने आपको मतलब समझाया डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, फिर मैंने आपको वो जगह बताई कहाँ कहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर मैंने मैकेनिज्म समझाया। मैकेनिज्म का आरडीएस स्टेप क्या था, आपके पास कार्बोनाइन का बनना, वही पर डिपेंड करती है सारी सिचुएशंस, ठीक है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, सबसे पहले हमने कंप्लीट द रिएक्शन वाले क्वेश्चन किए, फिर हमने रेट को कंपेयर किया। जिस रेट के कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जब हमने हैलोजन लगा के चेक किया था कि CH2Cl का रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH2F। उसके बाद फिर हमने क्या बात की, हमने और कुछ क्वेश्चंस की रेट से रिलेटेड, फिर हमने बात की बीटा कीटो एसिड्स और जो मेलोनिक एसिड्स थे उनकी हीटिंग के बारे में, और लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसी सी कहानी जो आपको मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा रहा हूं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।